बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 94 और आज की डेट है 22 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट है क्लास 5 के लिए। बच्चे यहाँ अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट हिंदी की वर्कशीट है। पाठ का नाम राख की रस्सी। आप सभी को राख की रस्सी पाठ याद है? पिछली बार हमने वर्कशीट की थी पिछले हफ्ते की राख की रस्सी पर। ये हमारा चैप्टर है राख की रस्सी। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आप लोगों ने वैसे तो पढ़ा ही होगा इस कहानी में क्या है। इस कहानी में राख की रस्सी लोक कथा में तिब्बत के 32वें राजा सोनग-वसेन गानपो के मंत्री लोनपोगार और उनके बेटे का जिक्र किया गया है। इस लोक कथा में लोनपोगार का अपने बेटे के भविष्य के प्रति चिंताओं को स्पष्ट रेखांकित किया गया है। आप सभी को पता है ना कि इस स्टोरी में जो लोनपोगार है उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा भोला था। इसलिए लोनपोगार हमेशा चिंता करते थे कि इस समाज में, इस दुनिया में मेरा बेटा कैसे जी पाएगा। लोनपोगार चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी तरह होशियार हो जाए। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर जाने को कहा। साथ में उन्होंने हिदायत दी कि वह इन्हें मारे या बेचे नहीं, बल्कि इन्हें 100 जौ के बोरों के साथ वापस लाए। मंत्री का बेटा 100 भेड़ें लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। शहर पहुंचने के बाद वह बहुत चिंतित था क्योंकि उसके पास 100 बोरे जौ खरीदने के लिए रुपए नहीं थे। अचानक उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। जब लड़की ने उसकी चिंता का कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे पापा ने ऐसे ऐसे बोला है। लड़की बहुत होशियार थी। उसने भेड़ों के बाल उतारकर बाजार में बेच दिए और उससे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ खरीदकर उसे वापस घर भेज दिया। बेटे को लगा कि पिताजी बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को फिर शहर भेज दिया, उन्हीं भेड़ों के साथ जिनके बाल उतारे हुए थे। अब दोबारा वो गया तो मंत्री का बेटा फिर से चिंता में डूब गया। वह लड़की उसे फिर से मिल गई। लड़की के पूछने पर उसने फिर से अपनी परेशानी सुना दी। इस बार लड़की ने भेड़ों के सींग काटकर उन्हें बाजार में बेच दिया और उनसे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। मंत्री के बेटे ने खुश होकर अपने पिता को सारी कहानी बताई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। अब आप लोगों को पता है ना कि राख क्या होता है, क्या होती है। जब कोई चीज़ जल जाती है तो उसके पीछे जो चूरा बचता है उसे राख बोलते हैं। सभी ने देखी होगी ना, लकड़ी जल जाए तो लकड़ी के जो लास्ट में बच जाते हैं थोड़ी थोड़ी राख, कागज़ जल जाए तो कागज़ के राख बनती है। ऐसे ही उसने बोला है कि राख की रस्सी बना कर दे। क्या राख से रस्सी बन सकती है? उनका बेटा लड़की के पास जाकर पिता की बात बताई। लड़की एक शर्त पर रस्सी बनाने को तैयार हो गई। शर्त क्या थी कि जब वो रस्सी बना दे, राख की रस्सी, तो उसके पिता उस रस्सी को अपने गले में पहनेंगे। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी तो बन ही नहीं सकती राख से, इसलिए लड़की की शर्त मान ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ की रस्सी लेकर उसे पत्थर के ऊपर रखकर जला दिया। पत्थर की सिल, या फिर जैसे हम लोग अपने घर में सिल्ली इस्तेमाल करते हैं ना पत्थर की, उसके ऊपर रखकर और जला दिया। रस्सी के जलने के बाद उसी आकार की राख बच गई। लड़की उससे सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने को कहा। लोनपोगार राख की रस्सी देखकर दंग रह गए। लड़की की समझदारी और सूझबूझ से वे काफ़ी प्रभावित थे और उससे अपने बेटे की शादी भी करा दी। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट। आप लोगों को स्टोरी समझ आ गई? वैसे तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन हो गई।
अब हम आते हैं वापस अपनी वर्कशीट पर। वर्कशीट में हमें फर्स्ट जो काम दिया गया है वो दिया गया है, नमस्कार बच्चों, आप सबने कहानी राख की रस्सी पढ़ी। कहानी के अंत में लोनपोगार अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करवा देता है जिसने लोनपोगार के बेटे की मदद की थी। क्या आपने सोचा कि इसके बाद क्या हुआ होगा? चलिए सोचिए और लिखिए। अब आप लोग अपने मन में सोचेंगे कि आगे क्या हुआ होगा शादी के बाद। तो मैंने यहाँ पर जब सोचा तो मुझे क्या ध्यान में आया कि लोनपोगार बेटे की शादी के बाद अब चिंता मुक्त हो गए, क्योंकि अब वह लड़की अपनी सूझबूझ से सब कार्यभार संभालते और सब खुश रहने लगे। यानी कि लोनपोगार की जो परेशानी थी कि इस होशियार और चालाक दुनिया में मेरा बेटा कैसे जी पाएगा, वो चिंता अब उसकी दूर हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो लड़की जो थी वो अपनी समझदारी से सारी परेशानियों का हल निकाल देती थी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पोर्शन। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है, आपने पाठ में पढ़ा कि लोनपोगार अपने बेटे को जौ के बोरे लाने को कहता है। गेहूं और चावल की तरह जौ भी एक तरह का अनाज है। दी गई वर्ग पहेली में से अनाजों के नाम ढूंढिए और लिखिए। हम लोगों को इसमें से अनाजों के नाम ढूंढने हैं और फिर लिखने हैं। तो सबसे पहले जो मैंने ढूंढा था वो है जौ, और जौ मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है चावल। चावल कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया चावल। नेक्स्ट हमें लिखा है, ढूंढा है हमने गेहूँ, और गेहूँ को हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट मैंने जो ढूंढा वो था बाजरा, और बाजरा मैंने यहाँ पर लिख दिया। और नेक्स्ट मैंने जो ढूंढा वो था सत्तू। सत्तू मैंने यहाँ से ढूंढा और ये लिख दिया। इसके अलावा अगर आपको और मिलते हैं तो आप लिख सकते हैं। अब हम आते हैं आज की वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन पर। आज का जो वर्कशीट है उसका लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों हम सब तरह तरह के त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व आदि। हर त्यौहार से हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। ऐसे ही एक त्यौहार है दशहरा। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हम सब में कोई ना कोई बुराई होती है। इस त्यौहार से शिक्षा लेते हुए आप अपनी कौन सी बुरी आदत पर जीत पाना चाहेंगे? अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये हर बच्चे का अलग अलग होगा, क्योंकि हर बच्चे में अपनी अपनी आदतें होती हैं। तो आप अपने हिसाब से जो आप अपनी आदत को, बुरी आदत को चेंज करना चाहते हैं वो आप इसमें लिखेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा है चोरी करना। जैसे कि कुछ लोगों को आदत होती है चोरी करने की, लेकिन वो ये सोचते हैं कि मैं चोरी करना छोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन कब छोड़ूं? तो दशहरा जो है वो बुराई की हार और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो इसलिए हम आज के दिन का बहाना मानकर चोरी करना छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाखून कुतरना। जैसे कुछ लोगों की होती है आदत कि वो हमेशा नेल्स को अपने बाइट करते रहते हैं मुंह में लेकर के, तो वो छोड़ सकते हैं हम। झूठ बोलना छोड़ सकते हैं। और काम, मान लो कि आपको कोई काम दिया गया है और वो आप काम टाइम पर नहीं करते, तो वो आप काम को टाइम पर ना करना, ये आदत छोड़कर टाइम पर काम करने की आदत डाल सकते हैं। अब आता है पेरेंट्स के लिए। बच्चों के साथ बातचीत करते हुए विभिन्न त्योहारों पर बनने वाले उनके मनपसंद पकवानों की सूची बनाइए और उन्हें यह भी बताइए कि वे पकवान किस अनाज से बनाए जाते हैं। तो आपको
कुछ जो आपके फेवरेट डिश हैं, पकवान हैं, उनकी आप लिस्ट बनाएंगे और फिर देखेंगे कि ये वाली चीज़ किससे बनती है। जैसे कि मान लो हम पिज़्ज़ा खाना हमें बहुत अच्छा लगता है, तो पिज़्ज़ा किस चीज़ से बनता है? मैदा से बनता है। और मान लो कि मुझे हलवा खाना अच्छा लगता है, तो हलवा किस चीज़ से बनता है? आटे से बनता है और सूजी से बनता है, बेसन से बनता है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं और पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ हमारी होती है वर्कशीट कंप्लीट।